रहमान रहीम। जनाब चेयरमैन, आज जिस एजेंडे की शिक पे डिस्कशन हो रही है, इसके दो आस्पेक्ट हैं। एक तो ये कि क्या ये जो जज़ायर हैं ये मरकज़ अपनी तावील में लेके इनके लिए कुछ बेहतरी करना चाहते हैं, और दूसरा आस्पेक्ट ये है कि क्या ये जो तरीका अख्तियार किया गया है ऑर्डिनेंस के थ्रू। मोहसिन साहब तशरीफ रखें, मोहसिन साहब तशरीफ रखें, चेयर की तरफ न पीट करें। ये ठीक है या नहीं है? तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो डिस्कशन आज अभी मीर साहब की बात हो रही है, ये हम सारे डिस्कशन करते, अगर हम ये ऑर्डिनेंस इशू ना करते और इससे पहले पार्लियामेंट को अहमियत दी जाती और ऐसे इशू के ऊपर डिबेट होती और उसके बाद देखा जाता कि सूबों के मफाद में क्या है, मुल्क के मफाद में क्या है, और फिर उन हुकूमतों के साथ पसे चलमन आपके मुज़ाकरात होते, उनसे पूछा जाता, आप तजावीज़ देते, वो देखते कि सूबे के फ़ायदे में क्या है और मरकज़ के फ़ायदे में क्या है, तो इसका फ़ैसला होता। तो अगर रात के अंधेरे में आप ये आर्डिनेंस, जनाबी चेयरमैन, जब से पाकिस्तान बना है तकरीबन 2000 से ज़्यादा आर्डिनेंस इशू हुए और ज़्यादातर डिक्टेटोरियल रूल में, जब मार्शल लॉ थे तो हुए, लेकिन अभी इस हुकूमत के 2 पार्लिमानी ईयर्स के अंदर रफली, जैसे मीर साहब ने कहा, 38 या 40, ये अभी रिसेंटली यूएस में वो शामिल नहीं है। उसकी एक प्रोविजन ज़रूर है आइन के अंदर, आर्टिकल 89 में, कि आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, और उसके पॉजिटिव सोच के साथ है कि ऐसी इमरजेंसी है, पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो रहा, ये फौरी तौर के ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी है, तो आप वो ले लेते हैं और उसके बाद फिर उसे पेश कर देते हैं हाउस में, और वो एक बिल की शक्ल में फिर वो एक्ट बन जाता है। आप अगर तारीख देखें तो शुरू में ये ऑर्डिनेंसेस जब 1996 नवंबर में जब करप्शन के खात्मे के लिए आपने एहतसाब सेल बनाया, ये इंटरम गवर्नमेंट थी महराज खालिद साहब की, तो वो भी एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इशू हुआ और उस पर बड़े एतराज़ हुए कि जी ये आपको ये करने की क्या ज़रूरत है, इंटरम गवर्नमेंट का काम तो सिर्फ इलेक्शन कराना है। इसके बाद मुस्लिम लीग नून के टाइम में एहतसाब ब्यूरो की बात हुई, लेकिन वो फिर एक्ट के थ्रू 97 के अंदर एक्ट बना और उस पर डिस्कशन हुई, डिलिब्रेशंस के बाद वो बात आई। फिर ये जो बाद में 99 में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जो बात है, अनफॉर्चुनेटली ये भी एक ऑर्डिनेंस के थ्रू जारी हुआ और इसके ऊपर वो कोई डिस्कशन ना हो सकी कि क्या करना है, और अभी रिसेंटली इस हुकूमत ने उसके अंदर जो अमेंडमेंट भी लाना चाहिए, ये भी ऑर्डिनेंस के थ्रू कोशिश की नेशनल असेंबली में और फिर इसको विड्रॉ कर लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बुनियादी तौर पे अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअल इशू पे बिगर कैनवस में देखें तो हम ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को अहमियत दी जाए। ऑर्डिनेंसेस कई दफे इशू करने पड़ते हैं, दैट इज द रीजन कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी प्रोविजन मौजूद है, लेकिन खुदा के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप, अभी ये जो जज़ायर हैं ये 3 हैं बलूचिस्तान में और 9 हैं सिंध के कोस्टल एरियाज के अंदर, और ये पिछले 70 साल से अगर उधर हैं तो उनका एक स्टेटस है। तो ओवरनाइट आपको ये ख्याल आया और फिर आपने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया है, तो मेरे ख्याल में मुल्क के मफाद में इसके ऊपर डिस्कशन करनी जरूरी है। यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि हम क्यों कहते हैं कि ऑर्डिनेंस से इज्तनाब करें और पार्लियामेंट को अहमियत दें। जनाब चेयरमैन, हम सबको पता है कि जहां आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, उसके अंदर आप ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की बात करते हैं और उसके अंदर मुकन्ना है, अदलिया है और इंतजामिया है। इन तीनों के दरमियान पिवटल पोजीशन अगर किसी की है तो वो आपकी पार्लियामेंट की है। ये क्यों पिवटल है, ये क्यों सुप्रीम है? इसलिए कि पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करती है, पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है जिनकी इंटरप्रिटेशन फिर या सुप्रीम कोर्ट करती है, और उसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट की खोख से आपकी पॉलिसीज जन्म लेती हैं, बिगर कॉन्सेप्ट्स जन्म लेते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, और उस पॉलिसीज को फिर जो इंतजामिया है वो उस पे बेस करके आगे स्ट्रेटजीज बनाते हैं। इसलिए वो भी डिपेंडेंट पार्लियामेंट के ऊपर होते हैं और वो उस पैरामीटर के बाहर नहीं जा सकते जिसमें उनके लिए कवानीन वज़ा कर दिए जाएं, तो कैबिनेट उन कवानीन की हदूद कयूद में रह के आगे चलती है। तो इसलिए पार्लियामेंट की अहमियत जो है वो सबसे ज्यादा है, और इसको और ज्यादा बेहतर करने का तरीका यही है कि इसके अंदर लीडर ऑफ द हाउस मौजूद हो,
नेशनल असेंबली में भी, सेनेट में। आपको याद होगा कि इससे पहले इमरान खान साहब आए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, जब 3 साल पहले मेरे ख्याल है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा मैं आया करूंगा और क्वेश्चंस भी लूंगा और जवाब भी दूंगा। इन पिछले 2.5-3 सालों के अंदर 2.5 years ऑलमोस्ट हो गए हैं, उसके बाद वो नहीं आए। देखिए, वो यहां आएंगे तो हमारी बात सुनेंगे, वो अपनी बात सुनाएंगे, कन्विंस करने की कोशिश होगी। आपको तलख बातें भी सुनना चाहती हैं। पार्लियामेंट के अंदर यही चीज होती है कि आपको अपोजिशन को वो बातें करनी है जो मुल्क के मफाद में और लोगों के मफाद में है। चूंकि पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि फॉर द पीपल बाय द पीपल। और पार्लियामेंट जो है, इसके जो 3 मेजर रोल हैं, वो एक तो रिप्रेजेंटेशन का है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि हम अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां अभी एक नेशनल असेंबली में एक MNA 1 लाख वोट लेता है। जनाब चेयरमैन, मैं इलेक्ट हुआ सेनेट के लिए पंजाब से, तो 43 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ने मेरे लिए वोट किया, तो मैं इलेक्ट हुआ। दैट मीन्स मिलियंस ऑफ वोट्स, क्योंकि उनके पीछे जैसे इनडायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, इस तरह सेनेटर्स का होता है। अगर जब हम यहां आते हैं तो हम रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक ओपिनियन को। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट रोल है वो लेजिस्लेशन का है, और उसके लिए भी आप अगर ऑर्डिनेंस पे जाते जाएंगे और लेजिस्लेशन नहीं करेंगे, आज का इजलास भी अनफॉर्चुनेटली ये जो हो रहा है ये हमारी रिक्विजिशन पे हो रहा है। नाउ दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स कि आप कितनी अहमियत देते हैं। इतनी लेजिस्लेशन पेंडिंग है, इतने आपके क्वेश्चन आंसर आपने मिनिस्टरों से पूछने हैं, बहुत कुछ हो रहा है, मुल्क के अंदर हो रहा है, खित्ते में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, बहुत सी चीजों के ऊपर आपने डिस्कशन करनी है, बट यू कांट डू इट बिकॉज आपने रिक्विजिशन किया और यू आर बाउंड के वो आप उसके ऊपर न जाए। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट का रोल है वो ओवरसाइट का है। ओवरसाइट हम कमेटीज के थ्रू करते हैं। वो कोरोना की नजर हुआ है कि आप कमेटीज की मीटिंग्स भी ज्यादा नहीं हो रही। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पार्लियामेंट को हमने अहमियत देनी है जनाब चेयरमैन, तो एक तो प्राइम मिनिस्टर हर इजलास को तो अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन जरूर आके इधर इंटरेक्ट करना चाहिए। आप देखिए, बरतानिया जैसे मुल्क से हम गाइडेंस लेते हैं कि उनकी डेमोक्रेसी है, वहां प्राइम मिनिस्टर जो है क्वेश्चंस का डायरेक्टली आंसर करते हैं, और उसमें एक अपनी ब्यूटी है। हर क्वेश्चन करने वाला को जरूरी नहीं कि उसके क्वेश्चन के अंदर वो मवाद मौजूद हो जो बड़ा जरूरी है, उसको प्राइम मिनिस्टर क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मेरी इस्तदा होगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कि जरूर सेनेट में आए, इंटरेक्ट करें। वहां तो आप ये कहते हैं कि मेरी तकरीर को नहीं सुनता इसलिए मैं नहीं जाता, यहां तो आपने तकरीर की ही नहीं। आप हमें भी आजमा के देखें, और डेफिनेटली आना चाहिए, और उसके बाद वो बात होनी चाहिए। तो इसलिए एट द एंड में जनाब चेयरमैन चंद जो मैं रिकमेंडेशंस देना चाहता हूं वो ये देना चाहता हूं कि देखें, मुल्क के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कौमी यकजहती है। आप आज देखें कि आज आप पोलराइज्ड आपका मुल्क है पॉलिटिकली, आप इकट्ठे होंगे, आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, आयल के दोनों तरफ बैठे हुए हमारे भाई हैं, हम इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हम इनकी बातें सुनते हैं या हमारी बातें सुनते हैं। हमारी कोई जाती अनाद या दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन मुल्क के मफाद के अंदर जब कौम का इतना ज्यादा खर्च होता है, इस पार्लियामेंट के एक इजलास के ऊपर करोड़ों रुपए लग जाते हैं एक सेशन के ऊपर, तो हमें आके यहाँ मीनिंगफुल बात करनी चाहिए बिगर इश्यूज के ऊपर, पैटी टॉक। और जब हमें मौका भी मिलता है तो हम एक दूसरे को चोर चार कह के तो फिर खत्म कर देते हैं। तो हमें कौन बताएगा? दिस इज द हाईएस्ट फोरम, ये हाउस ऑफ फेडरेशन है, इसके अंदर बड़े संजीदा लोग इधर आके बैठते हैं। हमारे कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है कि मुल्क को आगे चलाना है, मुल्क को सख्त तरीन चैलेंजेस है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूनिटी। उसकी कुंजी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की जेब में है, वो उनके आगे बढ़े और एक करें, अपने डिफरेंसेस पॉलिटिकल अपनी जगह पे रहें, करप्शन के केसेस को परसू करें, प्रिंसिपल्स के ऊपर अब बिल्कुल किसी तरह का कंप्रोमाइज ना करें। लेकिन दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अहमियत देनी चाहिए पार्लियामेंट को, जिसके ऊपर मैं जिक्र कर चुका हूं कि पार्लियामेंट की तौकीर को बढ़ाना हमारा, जनाब चेयरमैन, आपका, मेरा, हमारे साथियों का, हम सबको ये इसको आगे करना पड़ेगा। इसी तरह मैं तीसरा जो पॉइंट है वो है इकोनॉमिक रिवाइवल का। उसके ऊपर भी मैं कल भी प्राइम साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये जो कर्जे चढ़ गए हैं ये पिछली हुकूमतों ने चढ़ाए हैं और हम उनके कर्जे वापस कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि आज जो वो कर्जे चढ़ा रहे हैं वो आने वाली हुकूमतें क्या पे नहीं करेंगी। ये सिलसिला तो बड़े अरसे से जारी है। हमें एक बिगर स्ट्रैटेजी बनानी है कि हम इस डेट के जो कैंसर है
इससे बचने के लिए सर जोड़ के बैठे अपोजिशन के साथ, और ये देखें कि हम इससे कैसे निकलें। देखिए, अगर सर्कुलर डेट पहले 1000 अरब था तो अभी 2000 अरब है, तो वेयर आर वी गोइंग? क्या हमने उसको रोक दिया वहां, चूंकि पहले लोग बड़े नायल थे और अभी बड़े एफिशिएंट लोग हैं, गुड टीम है, और उन्होंने कम से कम इसको अगर कम नहीं किया तो रोक तो दिया, इन्होंने तो डबल कर दिया। तो हम कहां जाएंगे? कल तक फिर एक हुकूमत आएगी, पोस्टेरिटी विल नॉट रिमेंबर अस अच्छे अल्फाज में अगर हम उनके लिए मुश्किलात छोड़ेंगे। तीसरा, मैं ये अभी अगर हम ये समझें कि हमारी इकानमी बड़ी अच्छी है, हम प्राइम मिनिस्टर को सुनते हैं तो हम कहते हैं अल्लाह ताला करे कि ये बिल्कुल सच्ची बात हो, अच्छी है तो हम सब के लिए बेहतर है, लेकिन हालात उस तरह के नहीं है जनाब चेयरमैन। वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि मुमकिन है कि तू जिसको समझता है बहारा, औरों की निगाहों में वो मौसम और खिजा का। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके अलावा जो सी पैक की बात है उसको हमें आगे चलाना है, ये भी हमारा काम, उसके ऊपर हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसके ऊपर मैं दी हिंदू पढ़ रहा था और उसके अंदर वो कह रहा था इरिटेंट्स हैं, हम आगे नहीं चलने देंगे। वो कहते हैं मेन इरिटेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, मेन उन्होंने कहा इट्स ए थॉर्न इन इंडो पाक रिलेशंस। तो दुश्मन तो पूरी एफर्ट कर रहा है, उसको आगे हमें चलाना है। फिर आप टेररिज्म की रिसर्जेंस हो रही है जनाब चेयरमैन, हम बॉडीज को इकट्ठा करते हैं, दफनाते हैं और फिर तैयारी करते हैं कि आगे अभी वाकया कब हो। हमारी रिएक्टिव स्ट्रेटेजी है, हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। ये टेररिज्म जो पाकिस्तान में हो रहा है इसकी जड़ें मुल्क से बाहर हैं, आपको उन जड़ों तक पहुंचना है, और आप वहां तब पहुंच सकेंगे कि अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग होगी, अगर आपके जो टेंटिकल्स हैं बाहर दुनिया के अंदर इन द फॉर्म ऑफ योर एम्बेसीज एंड हाई कमिश्नर्स, और आपके जो इंटेलिजेंस सेटअप्स है पूरी दुनिया के अंदर, वो देखें और इसको डिफ्यूज करें, ताकि आप ये देखें कि इंडिया को अपनी जगह पे रखना है, कश्मीर के मसले के ऊपर, ये डिप्लोमेसी के फील्ड में है। आपको अफगानिस्तान के अंदर जो पीस प्रोसेस है उसको एक्सपीडाइट करना है, अमेरिका के अंदर चेंज हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है, उससे हमें रिपब्लिकन का कभी भी पाकिस्तान के साथ अच्छा सलूक नहीं रहा, राइट फ्रॉम डे 1 से लेके आज तक। आप ये देखें, इवन ओबामा ने कहा था ग्वाटेनामा बे को खत्म करूंगा, वो नहीं कर सके, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसपे हमें वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड सी, और ये एक मौका है जिससे हमें फायदा उठा के आगे चलना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अभी प्रेजेंटली यूनाइटेड किंगडम निकले है इसके अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर से, हमें उनको भी चाहिए, हमें कॉमनवेल्थ की कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करना है। तो जनाब चेयरमैन, पहले अगर यूनिटी मुल्क के अंदर होगी और इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग होंगे तो हमारी फॉरेन पॉलिसी भी बेटर होगी, और फॉरेन पॉलिसी अगर बेहतर होगी तो हमारे अंदरूनी मसाइल कम होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत मेहरबानी आपकी। सेनेटर फरूख नसीम।